डॉक्टर सुरेश मारुतिराव मुलेजी इस कहानी के कहानीकार हैं। उसके जरिए आगामी पीढ़ी के लिए लेखक एक संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा के महत्व क्या है। मंच पर संस्था के कार्याध्यक्ष, हेडमास्टर और पुलिस अधिकारी लक्ष्मी जो है मौजूद थे। तो आप ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो शिक्षण संस्था है, ये जो हमारे स्कूल है, वह कितनी महान है। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता, हिंदी लेक्चरर, विद्याश्रम कॉलेज मैसूर। आज हम मैसूर यूनिवर्सिटी के सेकेंड सेमेस्टर बीकॉम के जो हिंदी पाठ्यक्रम है, उसमें जो गद्य प्रतिभा है, उसकी जो दूसरा पार्ट है, माँ मुझे भी स्कूल जाना है, उसको देखेंगे। देखिए, हमेशा की तरह हम कहानी को देखने से पहले हम उसके जो लेखक है या फिर जो कहानीकार है उनका परिचय लेंगे। माँ मुझे भी स्कूल जाना है कहानी के कहानीकार है सुरेश मारुतिराव मुले। डॉक्टर सुरेश मारुतिराव मुलेजी इस कहानी के कहानीकार हैं। देखिए, इनका जन्म 1/6/1963 को आंबे सांगवी ग्राम में हुआ। आंबे सांगवी ग्राम में होती है, ये तालुक बाल्की जिला बीदर कर्नाटक के रहने वाले हैं। देखिए, हमारे ही कर्नाटक के रहने वाले हैं ये। बचपन से ही संघर्षशील जीवन यापन जो है इन्होंने किया। डॉक्टर मारुतिराव मुलेजी ने बचपन से ही एक संघर्षशील जीवन यापन जो है उन्होंने किया है। देखिए, जब ये तीसरी कक्षा में थे, मतलब जब ये थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ते थे, तभी इनकी पिताजी गुजर जाते हैं। फिर भी वह हार नहीं मानते हैं। क्या करते हैं, अपने बलबूते पर वह खुद पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और एक मुकाम जो है वहां हासिल करते हैं। देखिए, इनकी प्रमुख संग्रह जो है जीवन एक चुनौती को साल 2015-16 का मानव संसाधन वित्त मंत्रालय द्वारा हिंदीतर लेखक सम्मान जो है इनको मिलती है। किसके संग्रह के लिए? जीवन एक चुनौती नामक जो इनका संग्रह है, उसके लिए जो है, कहानी संग्रह जो है, उसके लिए इन्हें हिंदीतर लेखक सम्मान जो है मिलती है। साथ ही 1 लाख रुपए का योगदान भी उन्हें मिलता है। दिल्ली में इनको सम्मान किया जाता है। संप्रति विद्यारण्य कॉलेज धारवाड़ में प्रधानाध्यापक के काम पर यह सेवा निरत है। धारवाड़ के विद्यारण्य कॉलेज में जो है यह अभी काम जो है कर रहे हैं। प्रस्तुत कहानी जो है माँ मुझे भी स्कूल जाना है, इसमें कुंजड़न की बेटी जिसका नाम लक्ष्मी है, उसकी जो संघर्षमय जीवन है उसका चित्रण जो है यहाँ पर खींचा गया है। मतलब एक कुंजड़न मतलब यहाँ पर क्या है, फल या फिर सब्जी बेचने वाली, उनको हम कुंजड़न कहते हैं। तो यहाँ पर जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी की जो माँ है वह एक कुंजड़न थी, सब्जी बेचने वाली थी। तो किस तरह एक माँ जो है वह अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य के लिए, एक माँ अपनी बेटी के उज्जवल भविष्य का सपना देखती है और उसके लिए अपने जीवन तक को दांव पर लगाकर वह क्या है, ब्याज पर पैसे ले आकर बेटी को एक अच्छी स्कूल में दाखिला दिलाती है, ताकि बेटी उसकी तरह सब्जी ना बेचे, उसका जीवन उज्जवल हो, उसका भविष्य उज्जवल हो। इसीलिए मगर बेटी भी यहाँ पर क्या करती है, उसका पूरा फायदा उठाती है। और वह क्या करती है, जिसको जो अवसर मिलता है, जो अवकाश उसे मिलता है, उसका पूरा फायदा उठाते हुए वो जीवन में एक मुकाम जो है वहां हासिल करती है। अपने माँ की जो सपना था उसे वहां पूरा करती है। तो यही लक्ष्मी की जो संघर्षमय जीवन है, इस कहानी में उसी का चित्रण जो है हम देख सकते हैं। तो आइए, यहाँ पर माँ किस तरह संघर्ष करके अपनी बेटी को पढ़ाती है और बेटी भी अपने जीवन में संघर्ष करके किस तरह माँ के सपने को साकार करते हुए जीवन में आगे आती है, इसको हम देखेंगे। इसके साथ साथ इसमें क्या है, एक जो शिक्षक रहते हैं, एक अच्छे शिक्षक का जीवन में आना या फिर रहना जो है बहुत ही जरूरी है। एक अच्छे गुरु मिलने पर उनकी मार्गदर्शन में कोई भी यहाँ पर रंक भी राजा बन सकता है, कोई भी यहाँ पर जीवन में आगे आ सकता है, यह भी हम देख सकते हैं। तो अध्यापकों का, एक अच्छे शिक्षक या फिर एक अच्छे गुरु की महत्व भी यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। देखिए, इसके साथ साथ यहाँ पर प्रस्तुत कहानी में जो लक्ष्मी, जो इस कहानी के केंद्रीय पात्र है, उसके जो आदर्श प्राय व्यक्तित्व है उसको उपस्थित करते हुए उसके जरिए आगामी पीढ़ी के लिए लेखक एक संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षा के महत्व क्या है। देखिए, एक मामूली सी कुंजड़न की जो बेटी है, पढ़कर एक अच्छे मुकाम जो है वहां हासिल करती है, अपने जीवन में आगे बढ़ती है, आगे आती है।
तो इसी तरह शिक्षा जो है वह किसी को भी जो है अपने सपने तक ले जा सकता है। कोई भी शिक्षा के माध्यम से अपने सपना जो है वह पूरा कर सकता है, एक उज्जवल भविष्य जो है वह प्राप्त कर सकता है। यही हम इस कहानी में देख सकते हैं। तो आइए अभी कहानी का प्रारंभ करेंगे। कहानी का प्रारंभ करने से पहले हमेशा की तरह हम कहानी के जो पात्र है उनको देखेंगे। देखिए यहाँ पर प्रमुख पात्र जो है इस कहानी के वह कौन है? लक्ष्मी, और उसकी माँ जो है वह मंजव्वा है। माँ का नाम क्या है यहाँ पर? मंजव्वा। और पति का नाम यहाँ पर नहीं दिया गया आपके बुक में, तो पति करके ही यहाँ पर क्या है संबोधित जो है किया गया, तो पति है। और फिर उसके बाद हम कौन से एक प्रमुख पात्र को देख सकते हैं? गोपाल लंबोदरी। देखिए अगर इस कहानी में प्रमुख 3 पात्र जो है उसके बारे में बतानी है, एक तो लक्ष्मी है और एक मंजव्वा और एक गोपाल लंबोदरी। देखिए यही इस कहानी के प्रमुख रूप से 3 पात्र है। बाकी ये क्या है, मंजव्वा के जो पति है वो, और उसके साथ साथ वेंकटेश अशोक क्लर्क हम यहाँ पर एक गौण पात्र के अंतर्गत उन्हें देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए वेंकटेश जो स्कूल के पियून है और उसके बाद अशोक उस स्कूल के क्लर्क है, इनको यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो आइए अभी कहानी के पात्रों को यहाँ पर हमने देख लिया। देखिए हमेशा अगर आपको कहानी को अच्छे से याद में रखना है, कहानी को समझना है, तो पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर कहानी के जो पात्र है उनको जानना बहुत ही जरूरी है। जब कहानी के पात्रों से अच्छे से आप परिचित हो जाएंगे, उनका नाम अगर आपको अच्छे से याद में रहेगा, तो क्या होगा, कहानी को आप आसानी से समझ सकते हैं, वो भी आपको अच्छे से याद में भी रहेगा। और उसके आधार पर, मतलब कहानी के आधार पर किसी भी तरह की प्रश्न आपसे पूछा जाए तो उत्तर भी आप अच्छे से दे पाएंगे परीक्षा में। तो इन लोगों का नाम जो है अच्छे से याद में रखिए। प्रमुख पात्र करके पहले आपको याद में रखना है लक्ष्मी, मंजव्वा और गोपाल लंबोदरी। फिर गौण पात्र के अंतर्गत जो है पति और वेंकटेश अशोक क्लर्क, इनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो आइए अभी कहानी का प्रारंभ करेंगे। देखिए कहानी का प्रारंभ कुछ इस तरह होता है कि 22 फरवरी शुक्रवार 2008 का दिन था। तो उस दिन उस स्कूल में जो है यहाँ पर वार्षिक उत्सव जो है रहता है, वार्षिक उत्सव रहता है। तो यहाँ पर पूरा माहौल जो है स्कूल का वह बहुत ही अच्छा था। पूरे स्कूल को यहाँ पर क्या है सजाया गया था। जो कार्यक्रम है, वार्षिक उत्सव जो है वह शाम 4 बजे से शुरू होने वाला था। तो यहाँ पर जब शाम 4 बजते हैं तो स्कूल में जो है यहाँ पर वार्षिक उत्सव का प्रारंभ होता है। तो बच्चे सभी सामने बैठे हुए हैं। वहीं मंच पर जो है, देखिए मंच पर संस्था के कार्याध्यक्ष, हेडमास्टर और पुलिस अधिकारी लक्ष्मी मौजूद थे। स्वागत गीत के साथ साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई। देखिए यहाँ पर मंच पर संस्था के कार्याध्यक्ष, हेडमास्टर और पुलिस अधिकारी लक्ष्मी जो है मौजूद थे। ये तीनों जो है यहाँ पर मंच पर, मतलब स्टेज पर बैठे हुए थे। फिर पहले क्या होता है, यहाँ पर स्वागत गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत जो है होती है। फिर देखिए कार्यक्रम की शुरुआत होने पर जो बतौर गेस्ट के रूप में आई थी, जो पुलिस अधिकारी लक्ष्मी थी, उनका यहाँ पर स्वागत होता है, मालार्पण होता है। फिर उसके बाद उनसे अनुरोध किया जाता है कि वहां एक भाषण दे। तो फिर वह क्या करती है, लक्ष्मी अनुरोध करने पर उठती है। फिर उसके बाद पहले अपने जो गुरुजी, जो हेडमास्टर बैठे थे स्टेज पर, उनको यहाँ पर क्या है प्रणाम करती है। फिर उसके बाद माइक के सामने आकर भाषण जो है वह देने लगती है। पहले सभी मंच के सामने जितने भी बच्चे बैठे थे उन सबको एक नजर देखती है, फिर अपना भाषण जो है वह प्रारंभ करती है। क्या कहती है यहाँ पर, देखिए, मेरे सम्मुख बैठे हुए झिलमिल सितारों, मंच पर उपस्थित महानुभावों, मेरी यह शिक्षा स्थली एक पुण्य भूमि है। यहाँ पर अनेक तपस्वियों का वास है, उन्हें ही हम गुरु के नाम से संबोधित करते हैं। यहाँ के गुरुजनों की आत्मीयता, इनके अपनत्व के भावों से गरीब अमीर बन सकता है। देखिए यहाँ पर लक्ष्मी जो है, जो एक पुलिस अधिकारी है, फिलहाल वह क्या बातें कर रही है। यहाँ पर भाषण के प्रारंभ जो है वह किस तरह करती है, बच्चों को यहाँ पर प्रोत्साहित करते हुए वह अपने भाषण को प्रारंभ करती है। देखिए, मेरे झिलमिल सितारों, मतलब बच्चे,
फिर उसके बाद मंच पर उपस्थित महानुभाव जो भी थे उनको संबोधित करते हुए वह कहती है कि मेरी जो शिक्षा स्थली है, शिक्षा स्थली मतलब जो स्कूल है, वह एक पुण्य भूमि है। यहाँ पर बहुत सारे अनेक तपस्वियों का वास है जिन्हें हम गुरु के नाम पर संबोधित करते हैं। देखिए लक्ष्मी यहाँ पर अपने स्कूल में जितने भी शिक्षक थे, टीचर्स थे, उन सबको जो है वह एक तपस्वी होने का जो एक स्थान है वह देती है। तो वो सभी लोग महान तपस्वी है। हमारे जितने भी गुरुजन हैं इस स्कूल में वह सभी लोग महान तपस्वी है करके वह कहती है। फिर देखिए वह कहती है कि यहाँ के गुरुजनों की आत्मीयता, इनके अपनत्व के भावों से गरीब अमीर बन सकता है। क्यों उनको तपस्वी कहा, क्यों उनको महानुभाव कहा, गुरुओं को, शिक्षकों को? क्योंकि इनकी जो अपनत्व है, इनका जो स्नेह है, प्रेम है, इनके आशीर्वाद से जो है यहाँ पर गरीब भी अमीर बन सकता है, रंक भी राजा जो है बन सकता है। देखिए वह पहले गुरुओं की जो महत्व है यहाँ पर अपने बातों से बच्चों को समझा रही है। फिर वह अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि रंक भी राजा बन जाता है। इसी स्कूल का एक माजी छात्र श्रीनिवास दलाल अमेरिका विश्वविद्यालय में गणित का प्रवक्ता था। वे अपने स्कूल अभिमान के कारण मरने से पहले इस स्कूल के नाम 2 करोड़ रुपयों की जायदाद मृत्यु पत्र में लिखकर चले गए। आप सोच सकते हैं कि यह संस्था कितनी महान है। यहाँ पर छात्रों में योग्यताएं आती है, तभी तो वे आगे चलकर योग्य स्थानों की अपेक्षा करके उन्हें हासिल करने योग्य बन जाते हैं। देखिए वहां कहती है कि अभी अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर तो गुरुओं की कृपा से रंक भी जो है वह राजा बन सकता है। देखिए फिर वह कहते हैं कि इसी स्कूल का एक माजी छात्र, छात्र मतलब स्टूडेंट, देखिए वो यह यहाँ पर एक उदाहरण देती है। इसी स्कूल के एक माजी छात्र जो है, जो ओल्ड स्टूडेंट है, वह अभी क्या है, श्रीनिवास दलाल जो उसका नाम है, अमेरिका की यूनिवर्सिटी में एक प्रवक्ता था। फिर वहां क्या है, अपने स्कूल के प्रति, अपनी पाठशाला के प्रति जो अभिमान था उसके कारण से वह 2 करोड़ की अपनी जो जायदाद है इस स्कूल के नाम पर उसने लिख दिया था। स्कूल के नाम पर 2 करोड़ की अपनी जायदाद को उसने लिख दिया था, क्योंकि स्कूल पर जो है, अपने गुरुजनों पर जो है उतना अभिमान था। इतना अभिमान, इतना प्रेम जो है अगर होना है तो वहां के गुरुजनों ने जो है कितना एक प्यार, अपनत्व जो है दिखाया होगा, आप लोग यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हो। तो गुरुओं के महत्व या फिर वो जो स्कूल है, पाठशाला है, शिक्षण संस्था है, उसके महत्व को बताते हुए ये सभी बात जो है लक्ष्मी यहाँ पर बताती है। फिर वहां आगे कहती है कि आप सोच सकते हैं कि यह संस्था कितनी महान है। तो आप ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो शिक्षण संस्था है, ये जो हमारे स्कूल है, वह कितनी महान है। यहाँ पर छात्रों में योग्यताएं आती है। इस स्कूल में पढ़कर जो है छात्रों में, मतलब स्टूडेंट्स में जो है योग्यता है जो है वह बढ़ती जाती है। तो इसी के कारण जो है वह आगे चलकर योग्य स्थानों की अपेक्षा करके, मतलब अच्छे अच्छे जो स्थान रहते हैं, अच्छे अच्छे जो पोस्ट रहते हैं, उसकी अपेक्षा करके, उसकी चाह करके वह उस स्थान की जो योग्यता है वह हासिल करते हैं। इसीलिए तो बताया था, रंक भी राजा बन सकता है, कोई भी गरीब जो है अमीर बन सकता है। किसके बल पर? शिक्षा के बल पर। तो यहाँ पर स्कूल और उसके साथ साथ जो गुरुजन रहते हैं उनकी जो है यहाँ पर कृपा रहना बहुत ही जरूरी है। उनकी अपनत्व, उनका प्रेम और उनका मार्गदर्शन से ही जो है एक बच्चे की जीवन जो है वह उज्जवल हो सकता है। तो ये सभी बातें जो है लक्ष्मी यहाँ पर अपने भाषण के जरिए बच्चों को बता रही है, समझा रही है। फिर वहां अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि इस स्कूल में सभी छात्रों को आगे आने का अवसर दिया जाता है। इसी तरह अन्य स्कूलों में भी दलित और गरीब छात्रों को प्रोत्साहित करेंगे तो वे ही अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करके मेरे जैसे बड़े अधिकारी बन सकते हैं। अब आप लोगों की बारी है, अच्छा पढ़िए, हर एक प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आगे बढ़िए और अपने भविष्य के साथ साथ अपने देश का नाम भी सुशोभित करें।
इन विचारों के साथ मेरी वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद। देखिए, अभी लक्ष्मी जो है वह एक पुलिस अधिकारी है, तो वहां अपने भाषण को आगे बढ़ाते हुए कहती है कि इस स्कूल में सभी छात्रों को आगे आने का अवसर मतलब अवकाश या फिर मौका जो है दिया जाता है। इस स्कूल में सभी छात्रों को समान रूप से देखते हैं, चाहे वहां अमीर हो या फिर गरीब हो। तो इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, सबको मौका मिलता है कि वहां आगे आए, सबको मौका मिलता है कि वहां सब कुछ सीखे। अगर इसी तरह बाकी स्कूलों में भी अमीर गरीब इसका जो भेदभाव है ना करते हुए और अन्य तरह के भेदभाव ना करते हुए अगर सबको मौका दिया जाए, अगर सबको एक समान मौका जो है स्कूल की तरह दिया जाए, तो सभी बच्चों की जो जीवन है वह उज्जवल हो सकता है। वो बच्चे भी जो है हमारे स्कूल के बच्चों की तरह अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करके, देखिए हर एक में किसी ना किसी तरह का प्रतिभा जो है, टैलेंट जो है वह रहती है। सिर्फ उसे बाहर लाने की या फिर उसे और निखारने की आवश्यकता जो है रहती है। जिस काम को किसे करना है, शिक्षकों को, गुरुजनों को करना है। तो अगर बाकी स्कूलों में भी ऐसे ही सबको मौका मिलेगा तो क्या हो सकता है, यहाँ पर वो भी अपनी प्रतिभा का सदुपयोग करके बड़े बड़े अधिकारी जो है वह बन सकते हैं, एक अच्छे स्थान पर वहां पहुंच सकते हैं करके वह यहाँ पर कहती है। तो यहाँ सभी कहते हुए देखिए, अब तक जितने भी लक्ष्मी ने बात की उसमें गुरुजनों की, स्कूल की और उसके साथ साथ शिक्षा की जो महत्व है उसे बच्चों को समझाने का प्रयास उसने किया। फिर वहां आखिर में कहती है कि अभी आपकी बारी है। लक्ष्मी के सम्मुख मतलब मंच के सामने जितने बच्चे बैठे थे उनको वहां कहती है कि अभी आपकी बारी है। आप बहुत ही लकी है कि आपको इस स्कूल में जो है यहाँ पर दाखिला जो है मिली है, तो इसीलिए इसका पूरा पूरा सदुपयोग करते हुए अच्छे से पढ़िए, अपने और अपने माता पिता के साथ साथ अपने देश का भी नाम जो है वह सुशोभित कीजिए करके यहाँ पर कहती है। फिर अंत में जय हिंद करके अपनी जो भाषण है उसे समाप्त करती है। देखिए, अभी तक हम देख सकते हैं यहाँ पर लक्ष्मी जो है बच्चों को शिक्षा के महत्व और उसके साथ साथ गुरुजनों के जो महत्व है उसे समझाती है और जीवन में आगे बढ़ने की जो प्रेरणा है, अच्छे से पढ़ने की जो प्रेरणा है वह देती है। तो देखिए, एक तरफ अगर लक्ष्मी जो है वह भाषण देती रहती है तो मंच पर बैठे जो उनके गुरुजी है वह क्या करते रहते हैं, अतीत के पन्ने पलटते रहते हैं। अतीत के पन्ने पलटना मतलब वो अतीत की यादों में खो गए थे, जो तालियों की गूंज से जो है वह फिर से होश में आते हैं। तो आइए अभी हम आगे से जो कहानी देखेंगे वो क्या है, जो गुरुजी है कौन से अतीत के पन्ने पलट रहे थे उसकी कहानी जो है यहाँ पर हम देखेंगे। देखिए, अभी जो है यहाँ पर विक्टोरिया हाई स्कूल के गेट से सटकर एक 25 वर्षीय महिला खड़ी थी। उसकी आंखें बड़ी और सुंदर थी, बाल बिखरे हुए थे, हरे रंग की मटमैली साड़ी पहनी हुई थी। पता नहीं उसे धोकर कितने दिन हो गए हैं, क्योंकि साड़ी के किनारे के मुदड़ आई थी। ऐसा लग रहा था कि वह एक वृद्धा है, इसे जवानी में ही वृद्धत्व को अपनाना पड़ा था। देखिए, अभी जो है जो गुरुजी जो है अतीत के जो पन्ने पलट रहे थे उस अतीत के कहानी है। देखिए, यहाँ पर विक्टोरिया स्कूल है, उसके गेट के विक्टोरिया स्कूल के गेट से सटकर जो है एक 25 वर्षीय एक स्त्री जो है वहां पर खड़ी हुई है। उसने हरे रंग की साड़ी जो है पहनी हुई है, उसके बाल बिखरे हुए हैं, उसकी आंखें जो है वह बहुत ही बड़े थे और सुंदर भी थे। उसकी उम्र तो सिर्फ 25 साल की थी, मगर वो लग रही थी एक वृद्धा। देखिए, यहाँ पर उसकी जो हालत है एक वृद्धा की तरह थी। वह मटमैली सी, गंदी सी हरे रंग की जो साड़ी है पहनी हुई होती है, बाल बिखरे हुए होते हैं, ठीक से बाल भी नहीं बनाया होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जवानी में ही जो है उसने वृद्धत्व को जो है अपना लिया है।
फिर आगे देखिए, लोग जवानी के सारे सुख लूट कर बुढ़ापे का स्वागत करते हैं, परंतु मंजवा जवानी का अनुभव ही नहीं कर सकी और सीधी सीधी बूढ़ी सी नजर आने लगी है। आयु कौन सी भी रहे, बच्चों के भविष्य के बारे में अभिभावकों को चिंता ही जो रहती है। उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाने से लेकर मंजवा भी उसी आशा को लेकर यहाँ पर आई है। देखिए, वो जो हरे रंग की साड़ी, मटमैली सी हरे रंग की साड़ी पहनकर जो स्त्री वहां पर खड़ी थी, उसका नाम जो है यहाँ पर मंजवा है। देखिए, ये जो मंजवा है वहां अभी विक्टोरिया स्कूल के गेट के पास खड़ी हुई है, विक्टोरिया स्कूल के सामने खड़ी हुई है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वह एक बूढ़ी सी, वृद्धा सी नजर आ रही है। तो लेखक यहाँ पर कहते हैं कि लोग तो जो है यहाँ पर सभी जवानी के सभी सुखों को भोग कर जो है वृद्धत्व को अपनाते हैं, मगर ऐसा लगता है मंजवा ने जवानी के सुख भोगे ही नहीं। वह तो सीधा जो है वृद्धत्व को उसने अपना लिया है, सीधा वृद्धा ही वह बन गई, ऐसा उसे लगता है। देखिए, आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लोग है वह जवानी के सभी सुखों को भोग कर वृद्धत्व को अपनाते हैं, मगर मंजवा के संदर्भ में ऐसा लगता है कि मंजवा ने जो है वह जो जवानी के सुख है उसने भोगे ही नहीं। ऐसा लगता है कि जवानी को जो है उसने जिया ही नहीं, सीधा सीधा उसने क्या कर दिया है, यहाँ पर वृद्धत्व को अपना लिया है, सीधी सीधी वह बूढ़ी बन गई है, ऐसा लगता है। मगर उम्र कुछ भी हो, चाहे वह 25 वर्षों की हो, वह जवान हो या फिर वृद्धा हो, जो भी हो, मगर अभिभावकों को, जो पेरेंट्स रहते हैं या फिर जो गार्डियंस रहते हैं, उन लोगों को तो अपने बच्चों की चिंता लगी ही रहती है। स्पेशली जो है अपने बच्चों की पढ़ाई की चिंता, उनको स्कूल में दाखिला दिलाने की चिंता। तो मंजवा को भी यही चिंता खाई जा रही थी। देखिए, चाहे अमीर हो या फिर गरीब हो, अपने बच्चों की शिक्षा की, उन्हें स्कूल में दाखिला दिलाने के बारे में चिंता तो जो है वो होती ही है। तो मंजवा को भी उसी चिंता है, तो उसी के कारण, मतलब उस विक्टोरिया स्कूल में दाखिला दिलाने के कारण से ही जो है मंजवा भी स्कूल के सामने आकर खड़ी हुई है। देखिए, यहाँ पर आप सोच सकते हो कि मंजवा सिर्फ 25 वर्ष, एक वो जो उम्र है वह जवानी का उम्र है, फिर भी वह यहाँ पर वृद्धा लग रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर उसने उस कम उम्र में ही जो है बहुत सारे दुखों का जो है सामना कर लिया है, बहुत सारे दुखों का सामना जो है कर लिया है। अब तक के उसके जीवन में बहुत सारे संघर्ष जो है वह करती आ रही है। तो इसी संघर्ष के चलते, इन्हीं दुखों के चलते, इन्हीं चिंताओं और जिम्मेदारियों के चलते ही क्या है, सिर्फ 25 वर्ष की उम्र में ही उसने जो है वृद्धत्व को अपना लिया है। तो इसके साथ साथ यह भी स्पष्ट हो जाती है कि मंजवा जो है वह एक गरीब औरत है, फिर भी उसे अपनी बेटी की पढ़ाई की चिंता है, इसीलिए वह विक्टोरिया स्कूल के सामने आकर अभी खड़ी हुई है, ताकि वह अपनी बेटी को जो है दाखिला जो है स्कूल में दिला सके। देखिए, अभी मंजवा जो है वह स्कूल के गेट के पास आकर खड़ी हुई है। जून का महीना था, अभी स्कूल भी जो है वह, क्लासेस भी जो है वह प्रारंभ हो गए थे, मतलब जो कक्षाएं है वह भी क्या है, प्रारंभ हो गए थे। तो मंजवा जो है वह देखती है कि स्कूल के अंदर जो है बहुत सारे बच्चे जा रहे, समवस्त्र पहने, समवस्त्र मतलब यूनिफॉर्म पहने हुए, हाथ में लंच बैग को पकड़े हुए, वह जो है यहाँ पर स्कूल के अंदर जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे जा रहे हैं। कुछ के जो माँ बाप है वह तो बच्चियों को गाड़ी में बिठाकर, अपनी गाड़ी में बिठाकर जो है वह स्कूल तक छोड़कर जा रहे हैं, और वह देखती है, हर एक बात को वह देखती है, मतलब बच्चे कितने अच्छे से तैयार हुए हैं, समवस्त्र में कितने अच्छे लग रहे हैं, उनकी शूज, यहाँ तक कि उन्होंने जो पाउडर लगाए थे उसकी सुगंध तक को वह महसूस करती है। फिर वो वही गेट से जो एक व्यक्ति जाता रहता है उसको रोककर पूछती है कि मुझे स्कूल के मुख्य अध्यापक से मिलना है करके। तभी वह जो आदमी है उसे ले जाकर मुख्याध्यापक के जो कक्षा है उसके कमरे के कैबिन के बाहर उन्हें बिठा देता है, मंजवा को बिठाता है। फिर कहता है कि उनका नाम गोपाल लंबोदरी है।
विक्टोरिया स्कूल के मुख्य अध्यापक का जो नाम है वह यहाँ पर गोपाल लंबोदरी है। तो उनके आने तक आप यहीं पर इंतजार करिए करके। फिर मंजवा थोड़ी, उस व्यक्ति के जाने के बाद फिर मंजवा क्या करती है, थोड़े सामने आकर वहां देखने लगती है। फिर वही गेट के पास आकर खड़ी हो जाती है, स्कूल के अंदर ही आकर वहां देखने लगती है कि वहां के जो बच्चे जो है कितने अच्छे से तैयार होकर आए हैं। फिर उसके बाद लाउड स्पीकर में जो है वह कहते हैं कि सभी लोग बच्चे स्कूल के मैदान में आ जाए। फिर सभी, सुबह का समय था, प्रार्थना का समय था, मतलब प्रेयर के लिए सभी लोग मैदान में इकट्ठा हो जाए, इसका जो एक संदेश है लाउड स्पीकर पे दिया जाता है। फिर सभी बच्चे कक्षाओं से निकलकर मैदान में आते हैं। फिर उसके बाद सावधान विश्राम जो है कहा जाता है। फिर उसके बाद जो प्रेयर है, मतलब जो जन गण मन है, उसका प्रारंभ जो है करते हैं, उस गीत को गाते हैं, मतलब राष्ट्रगीत जो है उसको गाते हैं। ये सभी देखते हुए जो है मंजवा सोच में पड़ जाती है। वह सोचने लगती है। क्या सोचने लगती है? उसे लग रहा था कि मेरी बेटी भी, मेरी गुड़िया भी इतनी सुंदर कपड़े पहनेगी, फिर तो मेरी रानी बिटिया बहुत सुंदर लगेगी, वहां पढ़कर बड़ी बनेगी, हाँ हाँ बहुत बड़ी, कहते कहते सपने में खो गई। देखिए, एक तरफ बच्चे यहाँ पर प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना गीत जो है वह गा रहे, राष्ट्रगीत गा रहे, वहीं एक तरफ मंजवा उन बच्चों को देखकर सोच में पड़ जाती है, फिर सपने में ही खो जाती है कि क्या मेरी बेटी भी अगर स्कूल में दाखिला लेगी, स्कूल में आएगी, तो इसी तरह के समवस्त्र, मतलब जो यूनिफॉर्म है वह पहनेगी, फिर तो मेरी बेटी बहुत सुंदर लगेगी। तो ये सभी जो बातें, मतलब देखिए मासूमियत जो है उसमें हम देख सकते हैं। तो वो अपने सपने में खो जाती है, अपनी बेटी को भी उस समवस्त्र में अपने सपने में ही वह देखने लग जाती है, अपनी बेटी को उन लोगों के बीच में वह देखने लगती है समवस्त्र को पहने, फिर तो मेरी गुड़िया रानी बहुत सुंदर लगेगी, सबकी जो सपना है वह देखने लगती है। फिर क्या होता है, अम्मा मुझे भी स्कूल जाना है कहकर लड़की अपनी माँ का आंचल पकड़कर खींचने लगी। मंजवा तत्क्षण उस दिव्य सपने से बाहर आ गई और पीछे मुड़कर देखा तो बेटी लक्ष्मी उसके पास ही खड़ी थी। वहां उन स्कूली बच्चों में नहीं बल्कि गेट के बाहर खड़ी थी। मंजवा ने खुद को संभाल कर बेटी का हाथ पकड़ा और अपनी ओर खींच लिया, फिर छाती से लगाकर उदासी से टुकुर टुकुर देखने लगी। देखिए, अभी क्या है, वो सपना देखती ही रहती है कि पीछे से जो है उसकी बेटी लक्ष्मी जो है अपनी माँ की आंचल को पकड़कर उसे खींचते हुए कहती है कि अम्मा मुझे भी स्कूल जाना है। क्या कहती है यहाँ पर वो छोटी सी बच्ची, अम्मा मुझे भी स्कूल जाना है करके कहती है। तब जाकर जो है यहाँ पर जो मंजवा है वह तत्क्षण उस सुंदर सपने से बाहर आती है और जो असलियत है उसे देखती है कि उसकी जो बेटी है उन बच्चों में नहीं बल्कि स्कूल के बाहर जो गेट है उसके पास खड़ी हुई है। फिर वह क्या करती है, उदास हो जाती है, फिर अपनी बेटी के हाथ पकड़कर अपने पास खींचते हुए उसे छाती से लगाकर टुकुर टुकुर जो है उसे उदासी से देखने लगती है। देखिए, माँ यहाँ पर अपनी बेटी को छाती से लगाकर उदासी से देखने लगते, क्योंकि उसका जो सपना जो है वह टूट गया था। अभी बच्ची को स्कूल में दाखिला नहीं मिला है, अभी दाखिला दिलाना बाकी है। देखिए, फिर जो प्रार्थना जो है चल रही थी वहां भी समाप्त हो जाती है। बच्चे सभी लाइन में जो है यहाँ पर अपने अपनी कक्षाओं में जाते हैं। फिर मंजवा भी जो है स्कूल के अंदर जाती है। फिर से वहां पर एक व्यक्ति से पूछती है कि क्या आप ही हेडमास्टर हो? मेरा नाम मंजवा है, ये मेरी बेटी है। लक्ष्मी की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि ये मेरी बेटी है, मुझे इसे स्कूल में दाखिला दिलानी है, मुझे पता नहीं कि कैसे दाखिला दिलाते हैं। साहब मेहरबानी होगी आप मेरी बेटी का नाम लिखा लो साहब करके। तभी वह व्यक्ति कहता है कि मैं हेडमास्टर नहीं हूं अम्मा, मैं तो यहाँ का चपरासी हूँ, मेरा नाम वेंकटेश है। देखिए, यहाँ पर वेंकटेश जो चपरासी है वह मंजवा से कहता है कि अभी कुछ समय बाद जो है यहाँ पर मुख्य अध्यापक मतलब जो हेडमास्टर जी है वह आएंगे,
आप यहीं पर उनका इंतजार कीजिए करके मंजवा को वहां बिठाता, मतलब हेडमास्टर की जो कैबिन रहती है उसके सामने एक बेंच पर बिठाता है और उसे कहता है कि अभी तो वो स्कूल का सैर करने गए हैं। फिर वहां बैठती है। फिर उसके बाद इंतजार करते हुए 1 घंटा ही यहाँ पर गुजर जाता है। 1 घंटे के बाद जो है, जो हेडमास्टर है गोपाल है वहां आते हैं और अपने कैबिन के सामने मंजवा को बैठे देख उसे पूछते हैं कि कहीं ये क्या बात है करके। तभी मंजवा यहाँ पर उत्तर देती है, मुझे हेडमास्टर जी से मिलना है, मेरी बेटी को स्कूल में डालना है। क्या कहती है वहां, मुझे जो है हेडमास्टर जी से मिलना है, मेरी बेटी को स्कूल में दाखिला दिलानी है करके। तभी यहाँ पर जो हेडमास्टर मतलब जो गोपाल सर है वह कहते हैं, मैं ही हूँ, बताइए कौन सी कक्षा में पढ़ती है। देखिए वो उससे पूछते हैं कि मैं ही हेडमास्टर हूँ, बताए कि आपकी बेटी कौन सी कक्षा में पढ़ती है करके। तभी मंजवा कहती है, अब तक सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, 4वीं पास है, हमारा घर हेबली अक्सी नगर द्वार के पास है, हमारे घर से यही स्कूल नजदीक है, इसे दाखिला करा लो साहब। देखिए हेडमास्टर के पूछने पर वह कहती है कि मेरी बेटी अब तक जो है सरकारी स्कूल में मतलब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही थी, अभी वहां क्या है 4वीं पास है, अभी तो वहां 4वीं पास है, 4th स्टैंडर्ड पास हुई है। अभी मैं आपके स्कूल में इसको दाखिला दिलाना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा जो घर है यही जो हेबली अक्सी है यहीं पर है, तो मेरे घर से आपका जो स्कूल है वहां नजदीक है, इसीलिए यहाँ पर मेरी बेटी को दाखिला करा लो साहब, एडमिशन उसे दे दो साहब करके वहां कहती है। आपके स्कूल में मेरी बेटी को दाखिला दिला दो, एडमिशन कर लो करके यहाँ पर वह रिक्वेस्ट जो है करती है। फिर मंजवा की जो बात है उसे सुनकर और मंजवा को देखकर गोपाल सर को ये अंदाजा लग गया, मतलब उन्हें पता चल गया कि जो मंजवा है वह बहुत ही गरीब है। इसीलिए वह क्या करते हैं, मंजवा को अपने कैबिन में ले जाते हैं, कहते हैं कि अंदर चलो, हम अंदर बैठकर बातें करेंगे करके। फिर अंदर जाकर उसे बातें जो है वहां करने लगते हैं। देखिए वहां ऑफिस में आकर मंजवा से कहने लगे, देखो अम्मा, हमारे स्कूल की फीस 4000 रुपए है, क्या तुम दे सकोगी? 4000 की बात सुनकर मंजवा हैरान हो गई और गिड़गिड़ाते हुए कहने लगी, साहब मैं तरकारी बेचकर पेट पालती हूँ, मेरा पति पियक्कड़ है, कोई काम नहीं करता, उल्टा मुझे डराता धमकाता है और हर रोज पीने के लिए रुपए ले जाता है। देखिए जैसे ही यहाँ पर गोपाल सर को ये पता लग गया कि मंजवा एक गरीब औरत है, तो उसे अपने कैबिन के अंदर ले जाते हैं, उसे बिठाकर यहाँ पर बातें करने लगते हैं। वो उसे क्या कहते हैं यहाँ पर, देखिए अम्मा, हमारे स्कूल की जो फीस है वह 4000 रुपए है, क्या आप उस फीस को भर सकोगी, उतने पैसे दे सकोगी क्या करके यहाँ पर प्रश्न पूछते हैं। 4000 की जो बात है उसे सुनकर मंजवा हैरान हो जाती है। तो वो सर से मतलब जो गोपाल सर या फिर जो हेडमास्टर है उससे यहाँ पर रिक्वेस्ट करने लगती है कि देखिए साहब, मैं तो तरकारी बेचकर अपना पेट पालती हूँ, मेरा पति जो है वह पियक्कड़ है, वो तो कुछ काम धंधा करता नहीं है, ऊपर से क्या करता है, जो भी पैसे मैं कमाती हूँ उसे भी पीने के लिए उठा ले जाता है, तो ऐसे में हम बहुत गरीब है साहब। तो इस तरह कहते हुए वो आगे जो है कहती है कि मेरी हालत पर तरस खाओ साहब, मेरे पास तो 400 रुपए है, आपके पांव पड़ती हूँ, हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बेटी को दाखिला दीजिए साहब, मेरी बेटी मेरे जैसी कुंजड़न ना बने, यहाँ धूप और बारिश में बैठकर तरकारी नहीं बेचना चाहिए, 2 अक्षर पढ़ेगी तो कहीं छांव में काम करके पेट पालेगी, तुम्हारा नाम जिंदगी भर लेते रहेंगे साहब, इस अभागन पर दया करो, कहकर उसने गोपाल के चरणों पर अपना माथा टेक दिया। देखिए यहाँ पर मंजवा जो है, जो वेंकटेश सर है, उनसे अनुरोध कर रही है, रिक्वेस्ट कर रही है कि मेरी हालत पर तरस खाओ, क्योंकि मेरा पति एक तरफ पियक्कड़ है, कुछ कमाता भी नहीं है, ऊपर से पेट पालने के लिए मैं तरकारी बेचती हूँ तो उसके भी पैसे वह उड़ाता है पीने में, तो मेरी हालत पर तरस खाओ साहब, मेरे पास सिर्फ 400 रुपए है। वो कहती है कि मेरे पास सिर्फ 400 रुपए है, अभी आप ये पैसे ले लीजिए और मेरी बेटी को आपके स्कूल में दाखिला दे दीजिए।
मेरी बेटी जो है मेरी तरह कुंजड़न ना बने। देखिए यहाँ पर मंजवा एक माँ है, एक माँ तो जो है हमेशा अपने बच्चों की भलाई ही चाहती है। तो यहाँ पर वो सोचती है, वो कहती है कि मैं कुंजड़न हूँ, मैं धूप में बारिश में बैठकर तरकारियां बेचकर जो है यहाँ पर कुछ तो पेट जो है पालती हूँ। तो अगर मेरी बेटी पढ़ेगी नहीं लिखेगी नहीं तो वो भी क्या है, शायद मेरी तरह यहाँ पर कुंजड़न बने। मैं ये नहीं चाहती। मैं जो यहाँ पर संघर्ष कर रही हूँ वो सिर्फ मेरे तक ही सीमित रहे। मेरी बेटी के लिए एक उज्जवल भविष्य जो है मैं यहाँ पर देना चाहती हूँ, इसीलिए आपके स्कूल में दाखिला दे दीजिए साहब। अगर कुछ अक्षर पढ़ लेगी तो क्या करेगी, कहीं छांव पर बैठकर वह काम कर लेगी। अगर कुछ पढ़ेगी तो कुछ छांव पर जो है बैठकर वह काम करेगी, कुछ पैसे जो है वह कमाएगी। मगर जो भी हो मेरी तरह उसे कुंजड़न नहीं बनना है साहब, एडमिशन करा लो साहब करके यहाँ पर रिक्वेस्ट जो है वह करती जाती है। हम जिंदगी भर आपका एहसान मानेंगे साहब, अगर आपने यहाँ पर दाखिला दे दी तो जिंदगी भर आपका एहसान जो है मानेंगे। मुझ जैसे अभागन पर दया करो साहब। ये सब बोलते बोलते वो जो है यहाँ पर जो मुख्य अध्यापक है, जो हेडमास्टर है गोपाल सर जी के पांव ही वहां पड़ जाती है। फिर मुख्य अध्यापक उसे संभालते हुए झट से अशोक क्लर्क को बुलाकर डोनेशन और सरकारी शुल्क का ब्यौरा मांगा। उसने देखकर बताया कि बिना डोनेशन 1100 रुपए की होती है। देखिए अभी वो तो रोने लगी है, वो तो यहाँ पर क्या है, सर के पांव भी पड़ जाती है। तो फिर जैसे तैसे गोपाल सर जो है उसे संभालते हुए वहां तुरंत जो क्लर्क है जिसका नाम अशोक है उसे बुलाते हैं। फिर अशोक को बुलाकर जो डोनेशन और उसके साथ साथ सरकारी जो फीस है उसका ब्यौरा जो है यहाँ पर मांगते हैं। तब जो अशोक है वह कहता है कि क्या है, अभी सरकारी फीस जो है वह 1100 रुपए जो है होती है करके कहता है। तभी गोपाल सर जो है मंजवा से कहते हैं कि देखो भाई, आपको कम से कम 1100 रुपए तो भरना ही पड़ेगा, साथ ही समवस्त्र आदि का खर्चा होता है। किताबें मुफ्त में स्कूल की ओर से मिलती है, बताओ क्या करोगी। देखिए सरकारी फीस जो है 1100 रुपए जो है होती है। तो ये बात पता चलते ही गोपाल सर मंजवा से कहने लगते हैं कि देखो भाई, तुम्हें कम से कम अगर 4000 जो फीस है तुम्हें भरने के लिए नहीं होता है, 4000 देने के लिए नहीं होता है, मगर फिर भी तुम्हें 1100 रुपए तो फीस भरना ही पड़ेगा, तभी जाकर जो है तुम्हारी बेटी की दाखिला जो है यहाँ पर हम दिला सकते हैं। फिर उसके बाद समवस्त्र मतलब यूनिफॉर्म और बाकी जो खर्च है वह भी रहेगा। किताबें जो है वो स्कूल की तरफ से फ्री में दे देंगे। अभी सोचो बताओ कि दाखिला कराओगी क्या करके यहाँ पर प्रश्न जो है सर मंजवा से पूछते हैं। देखिए हेडमास्टर के जो बात है इसे कहने पर 1100 रुपए की बात जो है सुनने पर वह फिर से सोच में पड़ जाती है। तभी वहां पर जो अशोक क्लर्क जो रहता है वो पूछता है कि बताओ अभी एडमिशन कराओगी या नहीं। मगर मंजवा किस सोच में पड़ जाती है, अभी तो मेरे पास सिर्फ 400 रुपए है, अभी 700 रुपए मैं कहाँ से लाऊंगी, अभी तो इन्होंने इतना फीस तो कम किया है, मैं अभी ये भी नहीं पूछ सकती कि और कम करो। तो फिर वो यही सोच में पड़ जाती है। फिर अशोक के पूछने पर वह कहती है मुझे और कुछ दिनों की मोहलत चाहिए साहब करके। फिर जो हेडमास्टर है मतलब जो गोपाल सर है वह एक पर्ची पर एक दिनांक लिखते हैं और उसे देकर कहते हैं कि ठीक है, अगर एडमिशन कराना है तो इतने पैसों के साथ इस दिनांक पर आ जाओ, एडमिशन हो जाएगा करके। फिर अभी वह अपनी बेटी को लेकर वहां से चली जाती है। घर जाने के बाद वहां सोच में पड़ जाती है कि वह क्या करे, कहां से पैसों का इंतजाम करे। फिर देखिए मंजवा 10 के ब्याज से 700 रुपए लेकर घर में भगवान के पास खड़ी थी, यह सोचकर कि भगवान उसकी बेटी के भविष्य की रक्षा करेंगे। दूसरे दिन बेटी का स्कूल में प्रवेश करा देगी। भगवान भी गोल गोल पत्थर थे, निर्जीव पाषाण कैसे किसी की रक्षा करेंगे। शैतान पति उन रुपयों को कब उड़ा ले गया पता ही नहीं चला।
रात में पति 4 दोस्तों के साथ घर पर आया और पत्नी को खाना पकाने के लिए आदेश देने लगा। देखिए, अभी स्कूल से वहां बाहर आती है, फिर सोचने लगती है पैसों का इंतजाम कहाँ से करूं, क्योंकि उसके पास तो अभी सिर्फ 400 रुपए है, अभी 700 रुपए जो है उसका इंतजाम करना है उसे। फिर वहां कैसे भी करके क्या करती है, 10 के बैच में मतलब 10% इंटरेस्ट में जो है 700 रुपए मतलब 700 रुपीज जो है वहां लेकर आती है। किसी से पैसे जो है 10 के बैच में लेकर वहां घर आती है, भगवान के सामने रखती है और भगवान से प्रार्थना करती है कि अपनी बेटी को जो है एक उज्जवल भविष्य दे। वह सोचने लगती है कि कल जो है ये जो पैसे है स्कूल में देकर मैं अपनी बेटी की दाखिला करा दूंगी करके। देखिए, भगवान भी पत्थर था, गोल गोल पत्थर था, वो क्या करता, कब पियक्कड़ पति आकर उन पैसों को उड़ा ले गया ये मंजवा को पता ही नहीं चला। फिर बाद में वह जब रात में आता है पूरा टल्ली होकर, पीकर जो है वहां आता है, उसके साथ साथ उसके दोस्तों को भी वहां लेकर आता है और पत्नी से, मंजवा से खाने का आग्रह जो है करने लगता है। देखिए, अभी पति की दशा देखकर जो है मंजवा सोच में पड़ जाती है कि इसके पास पीने के लिए पैसे कहाँ से आए। तो तभी उसे पता चलता है कि जो बच्ची की पैसे जो है मतलब बच्ची की स्कूल के एडमिशन के लिए जो पैसे उसने इकट्ठा करके भगवान के सामने रखा था, तो उसी पैसों को जो है यहाँ पर पति ने उड़ा लिया है। तो अभी उसे बहुत ही गुस्सा आता है। वह कहती है कि तू तो निकम्मा है, तू तो निकम्मा है, हमें खाने भी नहीं देता, खाना क्या ऊपर से यहाँ पर गिरता है क्या, हमें ही खाने के लिए ठीक से यहाँ पर खाना नहीं है, ऊपर से तू इन कुत्तों को लाया है क्या करके। तभी यहाँ पर ऐसे चिल्लाते ही जो दोस्त, जो पति के दोस्त आए होते हैं ना, वो वहां से भाग जाते हैं। देखिए, अभी पैसे जो स्कूल की फीस के लिए इंतजाम किया था, उन पैसों में तो क्या है, पति ने मतलब जो लक्ष्मी की पिता है, मंजवा की जो पति है, उसने तो शराब पी लिया है। अभी पूरा पैसा जो है वह खर्च हो गया है। तो मंजवा क्या करेगी? क्या मंजवा स्कूल की जो फीस है उसे फिर से उसका इंतजाम कर पाएगी? क्या अपनी बेटी की जो दाखिला है वह विक्टोरिया स्कूल में करा पाएगी? ये हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। धन्यवाद।